वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब बात करते हैं क्रिकेट की और मुझे लगता ही है कि आने वाले दिनों में शायद क्रिकेट की बात करना या बात सुनना लोग ख़त्म कर देंगे। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में अहम कामयाबी हासिल कर ली। मीरपुर में खेले गए मैच के 5वें रोज़ मेज़बान टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 258 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर नाकाम साबित हुई। पूरी टीम 163 रन बनाकर आउट हो गई। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला फजल 66 रन बनाकर नुमाया रहे, ताहम दीगर बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। सलमान अली आगा 26 रन के साथ दूसरे नुमाया बैटर थे, जबकि मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और आजान अवैस 15-15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नुमान अली 4, इमामुल हक और कप्तान शान मसूद 2-2 रन बना सके, जबकि हसन अली 1 और शाहीन शाह आफरीदी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। और इसी मैच के ऊपर और इस इबरतनाक शिकस्त के ऊपर हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए राय असलान स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलान, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमें यही बताएं कि पाकिस्तानी टीम की अगर मजमूई परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो कोई भी सीनियर बैटर परफॉर्म नहीं कर पाया। जिस तरह से हसनैन ने अपनी इब्तिदा में कहा कि अगर रन हुए भी तो डेब्यू करने वाले नौजवान खिलाड़ियों ने किए, तो क्या वजह है, क्या आपको लगता है क्यों सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो जिम्मेदारी कबूल नहीं कर पाते मुश्किल वक्त में? आई थिंक नॉट जस्ट बैटर्स, हमारे बॉलर्स ने भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो पिछले कई सालों से पोस्ट 2019 जो आ रही है टेस्ट क्रिकेट, वो यही आ रही है कि हमारे पास वो बॉलर्स नहीं है जो आपको ओवरसीज 20 विकेट लेकर दें। इस मैच में भी हमसे 20 आउट नहीं हुए, 19 आउट के ऊपर उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर की और तब तक कितना स्कोर बना चुके हुए थे जो हमारे बॉलर्स ने कंसीड किया, कि जिसके ऊपर वो एक फाइटिंग सिचुएशन में आ गए और वो फाइटिंग सिचुएशन से उन्होंने मैच ही जीत लिया। जबकि इस मैच में ये रन चेस भी हो सकते थे, ये मैच बचाया भी जा सकता था। वहां पर हमारी बैटिंग कसूरवार है, बिकॉज और ये अब से नहीं है। हम अगर थोड़ा पीछे चले जाएं, 2017 ऑनवर्ड्स हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेकेंड इनिंग्स के, बल्कि 2016 में भी जब हमारी टीम नंबर 1 टीम थी टेस्ट क्रिकेट की अगर बात कर ली जाए, तब भी सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान का स्ट्रगल रहा है। वो आइदर तीसरी इनिंग्स में आए या चौथी इनिंग्स में आए। दूसरी दफा जब भी पाकिस्तान की बारी आती थी, पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स की लीड को भी कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा था, और ये एक सिलसिला लंबा चलता हुआ आ रहा है। इस मैच में हमें एक ब्राइटर साइड ये नजर आई है कि जो हमारे यंग बैटर्स जिनको हमने उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में इंक्लूड किया, उन्होंने परफॉर्म भी किया। उसमें अजान अवैस ने पहले इनिंग्स में सेंचुरी की, अब्दुल्ला फजल ने दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो टीम के साथ कई कई सालों से मौजूद है, ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हमारी लग रही थी, तो ये लग रहा था कि शायद हम एक तो पहली इनिंग में हम लीड ले लेंगे थोड़ी बहुत, और दूसरी इनिंग्स के अंदर हमारे लिए एटलीस्ट मैच बचाना आसान होगा, लेकिन वो भी हमारे लिए हमसे नहीं हो सका। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि हम जहां बाकी मुल्कों की टीमों की जो टेल है वो एंड पे मैच फंसा लिया करती है, मैच को लंबा कर लिया करती है, जो कि हमने पहली इनिंग में देखा कि तस्कीन ने जिस तरह से बैटिंग की, वो उन्होंने बड़े वैल्यूएबल रन ऐड किए और वही रन बाद में लीड भी बने। वहां पर अगर हम देखें तो हमारी टेल भी उस तरह से मैच नहीं फंसा पाती। जहां पर हमारे 6 आउट हुए तो उसके बाद मैच बड़ी हद तक डन एंड डस्टेड था, एंड विद इन नो टाइम हमारी बाकी 4 विकेटें भी गिर गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप नाम देखें तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो हमारा लगातार तीसरा टेस्ट मैच है जो हम अगेंस्ट बांग्लादेश हारे हैं। 2 पिंडी में हारे थे और अब ये एक हार गए हैं। ओवरसीज हमारी 6 डिफीट्स हो गई हैं। शान मसूद एज ए कैप्टन 11 टेस्ट मैचेस हार गए हैं। इतने ही टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के सबसे कामयाब कप्तान मिसबाह उल हक हारे थे, लेकिन वो 56 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कप्तानी की थी, और अभी इनकी कप्तानी 20 का हिंसा भी क्रॉस नहीं की। तो देर आर मैनी क्वेश्चंस, और पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता, बड़ी तेजी से टेस्ट क्रिकेट में भी इरेलीवेंट होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसी, और पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में भी रेलिवेंट हो रहा है। राय साहब, मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा जितने भी प्रॉब्लम्स आपने गिनवाए हम एक एक करके उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आप बॉलिंग की तरफ आ जाइए। मुझे तो ऐसे लगता था कि एक बड़ा अजीब व गरीब सा अटैक है जिसमें 132 से ऊपर हमारी गेंद नहीं जा रही। ठीक है, अब्बास अगर 130 की नहीं करवा ले रहे, अब्बास की लाइन और लेंथ इस तरह की थी कि उनको विकेट्स भी मिले, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी जो कि पीएसएल में और आगे पीछे 140 42 तक भी जाते हैं, वहाँ पे 132 की गेंद कर रहे हैं। और वही अंदाज है T20 क्रिकेट में बॉलिंग करवाने वाला और ओडीआई क्रिकेट में बॉलिंग करवाने वाला। हालांकि वो 400 विकेट्स ले चुके हैं, पाकिस्तान के 9वें सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बन चुके हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल बॉलिंग पिछले 3 से 4 साल में मुझे शाहीन शाह अफरीदी की नज़र नहीं आ रही सर। और बाकी बॉलर्स का भी ये हिसाब है। ये बॉलिंग में क्या कुछ हो गया? क्या हमारे पास टैलेंट का पूल खत्म होता जा रहा है, या फिर हम टैलेंट को आगे लाने के लिए तैयार नहीं है अभी तक? मैं ये नहीं कहूँगा कि टैलेंट का पूल खत्म होता जा रहा है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि क्या उस टैलेंट को उस किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या उस किस्म की तैयारी मिल रही है जो बड़े स्टेज पर उनके लिए काम आ सके।
शाहीन के केस में हम देखेंगे कि शाहीन का करियर बड़े आसान तरीके से दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। उनकी 2022 की इंजरी से पहले का दौर, जिसमें उस वक्त वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड उनके हाथ में था, और उनकी इंजरी के बाद का दौर कि जिसके बाद उनकी पेस भी कम हुई। ऑल्दो वो कभी भी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं थे सिवाय 2021 के वर्ल्ड कप के, जहां पे वो क्लियरली 140 प्लस बॉल कर रहे थे। अदरवाइज उनकी रेंज 135 138 के दरमियान में नॉर्मली रही है। हाँ, अगर हम बात कर लें तो पिछले कई सालों में जिस तरह हमारे पास 90s में बहुत ज़्यादा लॉट थी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की, हमारी डोमेस्टिक में भी उस तरह से एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। हमारे शायद मेयार भी थोड़े तब्दील हो गए हैं। 140 को हमने एक्सप्रेस मान लिया, जबकि एक्सप्रेस शुड बी 150। तो क्या हमारे पास 150 क्लियरली रेगुलरली कंसिस्टेंटली क्लिक करने वाले बॉलर्स मौजूद हैं? डेफिनेटली हमारी डोमेस्टिक में होंगे, लेकिन क्या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट उनको इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है? हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में एक सीजन के अंदर 70-70 आउट भी किए हुए लोगों ने, लेकिन जब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है तो उनसे एक विकेट भी नहीं ली जाती। ऐसे भी खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड पंजे झाड़े हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन जब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को मिलती है तो उनसे उनको विकेट नहीं मिल रही होती। एज वी स्पीक इस वक्त 7 डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं, 3 ग्रेड 2 के और एक अंडर 17 का। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। और शायद पिछले चंद सालों में हमारा जोर है अब क्वांटिटी के ऊपर कि जी साल के एंड पे हमें ग्राफ दिखा दें कि इस साल हमने जो है 14.25 करोड़ डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस देखे, लेकिन उन इतने ज़्यादा क्रिकेट खेलने के बाद क्या वो टेस्ट क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में वो ट्रांसलेट हो पा रहा है? क्वांटिटी नहीं हो पा रही, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी शायद उस तरह से इरेलीवेंट हो चुकी हुई है। हम उस तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे। हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, लेकिन उसके नतीजे में आप ये देखें कि पिछले 3 सालों में हमारी टेस्ट क्रिकेट किस तरह से जवाल का शिकार हुई है। हमारे बॉलर्स जो हैं वो विकेट नहीं ले पा रहे। स्पिनर से तभी आउट करेंगे जब उनको साजगार मौके मिलेंगे। हमारे जो बैटिंग है वो दो दो सेशन एक कोई बैटर बैटिंग नहीं कर पाता। अगेन मैं उस पर वापस आऊंगा कि अगर हमारी ठीक है हमें टेस्ट मैचेस उतने ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन क्या हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट उस क्वालिटी उस लेवल की कर रहे हैं कि जब वहां से प्लेयर निकले तो फौरन टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हो? क्या इस शाहीन अफरीदी को हम भेजें हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, तो क्या ये वहां पर इसकी रेड बॉल क्रिकेट की बॉलिंग बेहतर हो सकती है? आई एम नॉट टू श्योर। मे बी ये काउंटी खेल के बेहतर हो जाए, जो कि हमने अब्बास के केस में देखा है। स्पेस नहीं है लेकिन वो आउट करता है बिकॉज उसने कंसिस्टेंटली एक अच्छी कंपेटिटिव रेड बॉल क्रिकेट खेली हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। सही। अच्छा असलान, जिस तरह से शान मसूद ने बात की थी वो मैच ड्रॉ होने वाली, मैं तो हैरान थी कि इतने कम हदफ में भी इस तरह की बात की जा रही है। हमारी सोच में ये जीत के बजाय मैच ड्रॉ करने के हवाले से सोचा जा रहा है। यही वजह है कि हम बार बार हारते हैं, क्योंकि हमारी नीयत में हमारी सोच में भी जीत का कोई ख्याल ही नहीं है। देखें, ओवर द इयर्स हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हुआ है कि हमने मीडियोक्रिटी को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया, और जब मीडियोक्रिटी बारहा सेलिब्रेट होने लग जाए तो फिर आपको मीडियोकर चीज़ें ही पसंद आने लग जाती हैं। अगेन मैं कहूँगा टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 5वें रोज़ उनकी कंडीशंस में मुश्किल हो सकती थी जो कि होनी थी, एंड उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट भी किया। बांग्लादेश की अगर बात कर ले तो अगर ठीक है वो हिस्टोरिकली इतने को खतरनाक नहीं थे, अगर उनकी विन परसेंटेज देखें तो वो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज जो कि 4 बड़ी टेस्ट नेशंस रही हैं हमेशा से, इनसे ज़्यादा अच्छी उनकी परसेंटेज है विनिंग की। वो दूसरे मुल्कों में भी जाके परेशानी डालते हैं। इंडिया को इंडिया में जाके परेशान किया, पाकिस्तान आके उन्होंने हमें परेशान किया, और अपनी कंडीशंस में उनके स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो वो एक्सपेक्टेड था कि 5वें दिन अगर पाकिस्तान की बारी आई, और मैंने जैसा अर्ज किया कि 2016 ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि जब सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़ती है तो पाकिस्तान नहीं उसको उस तरह से कैपिटलाइज कर पाता, चाहे उसने पहली इनिंग्स में लीड ही क्यों ना ली हो। और चौथी इनिंग्स में हम तो अपने मुल्क में भी हारे हुए, जब हमें हमें साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ गया था, और हमें वेस्ट इंडीज से हार का सामना करना पड़ गया। चले वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतती भी आ रही थी, वेस्ट इंडीज तो एक आसान टीम थी कदरे। और इस वक्त जहां हम कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है इस दफ़ा कि हम एटलीस्ट फाइनल के लिए उम्मीदें लगा सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, लुकिंग एट द काइंड ऑफ टेस्ट मैचेस वी हैव मूविंग अहेड। बट इस डिफीट के बाद उस चीज़ को भी बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, आप थोड़ा सा कैप्टनसी के हवाले से बात कर लेते हैं। शान मसूद पिछले 15 मैचेस उन्होंने कप्तानी की पाकिस्तान की, 11 मैच वो हारे, और जिस तरह से आपने भी राइटली सेड कि मिसबाउल हक 11 मैचेस उन्होंने हारे, लेकिन वो 56 मैचेस उन्होंने कप्तानी भी की पाकिस्तान की। फिर उसके बाद इंजमामुल हक का नंबर आता है, और फिर शान मसूद और मिसबाह बराबर बराबर हैं, लेकिन शान का जो मैचेस हैं वो बड़े कम हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि शान के पास कौन सी कोई जादू की छड़ी है कि वो मैच हारे ही चले जा रहे हैं, लेकिन हम उनको तब्दील नहीं कर। ये हमने सिर्फ शान के केस में नहीं देखा, आप अभी सलमान अली आगा के केस में देख लें, वर्ल्ड कप हार के आया, अभी तक हमें कोई पता नहीं कि T20 के कप्तान वो हैं या नहीं हैं। इसी तरह से ODI क्रिकेट में भी देख लेंगे आपके
हम जब वर्ल्ड कप हार के आएंगे तो अगर मोहसिन नकवी साहब हुए तो वो तो कहेंगे जी कि हम इसी कप्तान के साथ जाएंगे। अ, देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक तो हमें उस तरह से टेस्ट क्रिकेट रेगुलरली नहीं मिली, तो वो हम कंसिस्टेंटली अगर मिलती हो तो हमको ज़्यादा ज़्यादा आसान हो जाता है कि अच्छा ये कंसिस्टेंटली पिछले 6 माह में 15 टेस्ट मैच हार गए हैं, लिहाजा अब सीरियसली कंसिडर कर लिया जाए। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने टेस्ट मैच अक्टूबर में खेला था, उसके बाद पाकिस्तान ने टेस्ट मैच अब खेला है। इस दौरान लोग भूल भाल भी जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा है तो हमें याद आ गया कि एक सेकंड ठहर, जो अभी हम बैक इन अक्टूबर भी हारे थे और अपने होम ग्राउंड्स में हारे थे। तो वो एक फैक्टर जरूर है। दूसरा, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज रही हैं। हाँ, हम अपने कप्तान को लेकर तो बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, कि अगर हमने शान मुसुफ को कप्तान बनाया 2023 में, लेट 2023 में, तो अब तक हम उनके साथ चल रहे हैं। सलमान अली आगा को पिछले साल मई में हमने कप्तान बनाया, तो अभी तक हम उनके साथ चल रहे हैं। रिजवान को के साथ हम कुछ अर्सा चले, देन हमने शाहीन को वनडे का कैप्टन बना दिया, तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी है। जहाँ पे हमारी इनकंसिस्टेंसी चल रही है स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, वो है कोच। चूंकि हमें टेस्ट क्रिकेट कम मिलती है, लिहाजा हम अपने कोच के साथ भी उस किस्म के तजर्बे करते चले आ रहे हैं। 2023 से लेकर अब तक हमारे कितने कोचेस चेंज हो चुके हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या हमें एक ऐसा टेस्ट मैचेस के लिए कोच चाहिए जो आगे की प्लानिंग भी कर सके, जो यहाँ पर आके काम भी कर सके, जो कैंप्स भी अटेंड कर सके, जो प्लेयर्स भी आइडेंटिफाई कर सके। हम क्या इस वक्त जो हमने कायम मकाम कोच को लगाया हुआ है, वो क्या एक फ्यूचर का परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं, ये एक सवाल पूछना होगा। एक बेहतरीन इंसान है सरफराज, एक बेहतरीन खिलाड़ी है सरफराज, एक बेहतरीन लीडर है सरफराज, लेकिन एज ए टेस्ट कैप्टन भी वो कोई खास कामयाब नहीं थे। वो हम उन मैदानों में सीरीज हारे, हम उस मैदान में टेस्ट मैच हारे जो कि हमारा फोर्ट्रेस बना हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट अबू धाबी। मतलब यूएई में हम 8 साल को सीरीज नहीं हारे थे, और सरफराज की कप्तानी में वहाँ सीरीज हारे थे। और उसके बाद भी उनकी वो कप्तानी इन टेस्ट क्रिकेट जो है वो कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नजर नहीं आई। और टेस्ट टीम की कोई कोचिंग करने के लिए क्या क्रेडेंशियल्स हैं, दैट्स अनदर क्वेश्चन मार्क। सो हमारे यहाँ अगेन टेस्ट मैचेस को शायद उस तरह से सीरियसली नहीं लिया जा रहा, कि ठीक है कायम मुकाम कोच लगा के काम चला लेते हैं। पिछले हमने एक अच्छे कोच को लाए, लेकिन उनको हम कैरी नहीं कर सके। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और 2 साल में हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 2024 में खड़े थे। सही। अच्छा अजलान, मुझे बताएं अब आपके ख्याल में अगले मैचेस में कौन सी चेंजेस होनी चाहिए टीम में? आई थिंक कंसिडरिंग अब अगला मैच की विकेट को कंडीशंस को देखते हुए, मे बी हम एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके एक और स्पिनर खिलाएं, because with the kind of lefties Bangladesh have in their batting lineup, और जिस तरह से प्रीवियसली इन मैदानों में साजिद खान की परफॉर्मेंस रही है, मुझे तो लगता है इस मैच में भी उनको होना चाहिए था। लेकिन उनको नहीं खिलाया गया। तो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ और 2 स्पिनर्स के साथ शायद हम अगले मैच में जाएं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बिकॉज उस दिन भी टॉस जीत के हमने ग्रीन टॉप देखकर बॉलिंग कर ली थी और 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे, लेकिन फिर भी हमने उनसे स्कोर करवा लिया। पाकिस्तान के साथ 2 बड़े मेजर मसले आ रहे हैं, स्पेशली इन बॉलिंग। अर्ली विकेट लेके भी हम प्रेशर नहीं डाल पाते, हम वो किलर पंच नहीं मार पा रहे। उनकी विकेटें 6 लेने के बाद हम टेल से भी रन करवाए चले जा रहे हैं। सो वो जो लैक ऑफ किलर पंच है ना, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डेंट दे रहा है। अगर हम देखें, हम ऑस्ट्रेलिया में जल्दी आउट करने के बाद भी हम ऑस्ट्रेलिया को मैच हमने दे दिया। बांग्लादेश जब पाकिस्तान आई थी तो उनके बड़ी जल्दी हमने 6 आउट कर लिए, लेकिन यस। उसके बाद भी मैच हमारे हाथ से निकल गया। तो वो अगेन मैंने कहा ना कि हमारे पास वो बॉलर्स नहीं है जो 20 विकेटें लेकर दें। और ये रोना मिसबाउल हक का भी एज ए कोच रहा है, और उसके बाद ऑनवर्ड्स भी रहा है, कि हमारे पास टेस्ट मैचेस में वो बॉलर्स नहीं हैं जो हमें 20 विकेटें लेके दें। हमारे पास हमें सीरियसली देखना होगा कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी को हम इतना बेहतर करें कि हमारे पास जब प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेलने आए, फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलने आए, तो वो पूरा फास्ट बॉलर हो। एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बेहतर करें। 140 को हम एक्सप्रेस मान के बैठे हैं, 140 इज नॉट दैट एक्सप्रेस। हाँ, वो आपको क्वालिफाई करवा देता है कि ठीक है अब आप फास्ट बॉलर हैं। एक्सप्रेस के लिए 150 की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन राय साहब 140 के साथ भी अगर राइट लाइन एंड लेंथ के ऊपर आप बॉलिंग करें तो 140 बहुत इंपैक्टफुल हो सकती है। हाँ, 140 पे आप एलबीडब्ल्यू और ये चीज़ें ढूंढते हैं तो वो नहीं होगी। मुझे ये बताइएगा कि आपने बॉलिंग की तब्दीलियों के हवाले से तो बात की, लेकिन अब बाबर आजम के हवाले से लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या बाबर आजम अगले टेस्ट मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और हु टू ड्रॉप, सलमान अली आगा या फिर सऊद शकील? इसके अलावा तो कोई ऐसा शख्स मुझे नजर नहीं आ रहा जिसको हम ड्रॉप करेंगे। मुझे लग रहा है कि साउथ को शायद ड्रॉप करेंगे, बिकॉज दोनों इनिंग्स में कुछ इस किस्म की इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं रही। शान बीइंग कैप्टन वो रहेंगे टीम के साथ, एंड सलमान अली आगा देन अगेन आपको एक बॉलिंग ऑप्शन मिल जाती है, और पहले इनिंग में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। सो कंसिडरिंग दैट,
मे बी साउथ शकील इज गोइंग टू बी द वन जिनकी जगह बाबर आजम टीम में वापस आते हैं। और साउथ बट शकील की उनके आने परफॉर्मेंस से भी तो राय साहब काफ़ी अरसे से कोई डाउन एंड आउट रह रही है। 99 से मैं की वही एवरेज से वो स्टार्ट हुए थे, अब 47 की एवरेज तो उनकी पहुंच आई। वो बात वही आ जाती है ना कि क्या उनको उतना से उस तरह से रेड बॉल का कंसिस्टेंट रन भी तो नहीं ना मिला। जब उनकी फॉर्म अच्छी थी तब उनको टेस्ट मैचेस ही कम मिले, अब फॉर्म बुरी है तो कंसिस्टेंटली वो एक्सपोज हुए चले जा रहे हैं। बट बाबर के आने से फिर वो होगा कि फिर बाबर किस नंबर पे बैटिंग करेंगे? फोर्थ नंबर पे शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं, तो वो फिर क्या 5 पे ड्रॉप हो जाएंगे? तो इतने ज्यादा जो हम ओपनर्स लेके गए हैं और टॉप ऑर्डर हैवी लेकर गए हैं, वो भी तो कि हमारे लिए सवाल बनता है बाद में। और अब्दुल्ला फजल परफॉर्म करके अब या तो ये था कि हमने वो चांस लिया कि अब्दुल्ला को खिला लिया, ठीक है नहीं चलेगा, डेब्यू है उसका, बाबर वापस आ जाएगा, अब्दुल्ला फजल ने 2 इनिंग्स में स्कोर किया हुआ है। और सर लास्टली इससे पहले कि गजल ब्रेक ले लें, मुझे ये बताइएगा कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी की बात की थी, अब उसी डोमेस्टिक क्रिकेट से अब्दुल्ला फजल भी आए, उसी डोमेस्टिक क्रिकेट से आज़ान अवैस भी आए, लेकिन हमारे बॉलर्स उस तरह से एक्सप्रेस पेस बॉलर्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो नुमान अली और साजिद खान को अपनी विकेट्स पे तो वो बड़े शेर होते हैं, लेकिन वहाँ पे जब उनको कंडीशन उस तरह की नहीं मिलती तो वो इम्पैक्ट नहीं आता। सो बैट्समैन तो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, सो बैट्समैन को लेके हम बैटर्स को लेके हम डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस कर सकते हैं। अब अगेन बैटर्स तो हमारे पास आ रहे हैं, अब उसमें उसमें जो हमारे पास क्रिकेट की क्वालिटी है उसको अगर हम देखते हुए देखें तो इनका टैलेंट भी तो है। बट देन अगेन मैं ये नहीं, मैं इन तो एक दो खिलाड़ियों के आ जाने को हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर की कामयाबी बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगा। वो तभी होगी कि जब वो इस लेवल की, इस पाए की कंपेटिटिव क्रिकेट हो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एक सीजन की कामयाबी के बाद बिल्कुल रेडी हो कि वो पाकिस्तान के लिए खेल जाए। पिछले 2 साल से हाईएस्ट विकेट टेकर है मूसा खान, लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया जाता, ना ही किसी पीएसएल फ्रेंचाइज के लिए, ना ही कंसिडर किया जाता है उसको टेस्ट साइड के लिए। ऐसा क्यों है? ये वो सवाल है देखने वाले। मोहम्मद अली जब टीम में आए थे बहुत अच्छा उनका डोमेस्टिक सीजन रहा था, लेकिन हमने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे विकेट लेते हुए। काशिफ को जब डेब्यू करवाया गया उनका बहुत अच्छा रन चलता हुआ आ रहा था एज ए डोमेस्टिक क्रिकेट बॉलर, लेकिन जब उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई गई उनको विकेट नहीं मिली। तो जो गैप है स्टैंडर्ड का वो बहुत ज्यादा है। स्टैंडर्ड का गैप बहुत ज़्यादा है और इन मसाइल पर बहुत अब ज्यादा। तवज्जो देनी होगी। थैंक यू सो मच असलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन डिटेल हम पे डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से बेहतरी होनी चाहिए। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।